बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन आपका है वो FUE और वर्सेस FUT है, या FUE के ऊपर चैलेंजेस क्या है फॉर द डॉक्टर्स एंड फॉर द पेशेंट, क्या चैलेंजेस है उसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपके 100 क्वेश्चन मिलाएंगे ना, तो आज का टॉपिक वो 100 क्वेश्चन आंसर कर देगा। तो आपने ये वीडियो बड़ी गौर से सुननी है, नॉलेजेबल वीडियो है। इसके ऊपर कोई सारी अवेयरनेस है, बड़ी रॉ अवेयरनेस दूंगा मैं आज आपको, बड़ी क्लियर अवेयरनेस, क्लैरिटी के ऊपर, कि आपको पता चले कि ये सारी टर्मिनोलॉजी एड्रेस करेंगे हम। FUE के ऊपर क्या हो रहा है। FUE नो डाउट वेरी ब्यूटीफुल सर्जरी है और इनोवेटिव सर्जरी है, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। इसकी जरूरत क्यों पेश आई, वहां से शुरू करेंगे हम। इन many years before, in 2005, which I saw properly is in Zurich, Switzerland, और वहाँ पे मैंने ये मैनुअल FUE करते हुए जिमी हैरिस को देखा था। हर बंदा जानता है जिमी हैरिस को। And he was doing manually with 2 punches. One was blunt punch and other was sharp punch. And what he was doing is कि उसने शार्प पंच से स्कोर किया एंड डल पंच से उसको एक्सरसाइज किया। एंड व्हाट आई स्टार्टेड विद दैट, मेरे पास ये आइडिया बहुत सुपर था कि यस, शार्प पंच यूज ना करें टू सेव द हेयर फॉलिकल, और उससे स्कोर करें और डल पंच से निकालें। जरूरत क्यों महसूस? इन एंशिएंट डेज, जब हम एंशिएंट डेज में कहूँगा, इन अर्ली डेज ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी इन 2001, 2, 3, व्हेन आई स्टार्टेड दिस हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, उस वक्त FUT वाज कंसीडर्ड टू बी, जो आज भी समझा जाता है गोल्ड स्टैंडर्ड, बट वी वर नॉट केपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग टू मेनी ग्राफ्ट्स इन FUT प्रोसीजर। हम ज्यादा बाल एक स्टेप में ले नहीं सकते थे बिकॉज ऑफ पुअर टेक्निक। टू बी ऑनेस्ट, कोई बातें कुछ भी कर ले, हम टू ब्लंट एंड इन सेइंग दिस कि हम सर्जिकली पुअरली ट्रेन्ड थे, पुअर टेक्निक्स थी, जिसकी वजह से ये हुआ। एंड अदर स्टोरी बिहाइंड वाज नोबडी वाज रेडी to disclose their techniques. Nobody was ready to disclose his or her technique to the other doctors. किसी को ट्रेन करने का शौक भी नहीं था, चाहते भी नहीं थे, because of congested mind में भी, प्रोफेशनल जेलसी में भी, या इन चीज़ों से। मुझे आप कहेंगे तो आई वुड बी वेरी ब्लंट, मैं आपको पता है मैं इन चीज़ों को रखता नहीं। एंड उसकी वजह से क्या हो रहा था, पेशेंट की सेफ्टी रुइन हो रही है। सेफ्टी ये नहीं है कि उसकी हेल्थ इश्यूज नंबर 1, कॉस्मेसिस नंबर 2, डोनर एरिया की डिस्ट्रक्शन नंबर 3 या डैमेज ऑफ द डोनर एरिया, फॉलिकुलर डैमेज, पुअर ग्रोथ एंड एवरीथिंग, एंड नेचुरल लुक्स, हर चीज रुइन हो रही थी बिकॉज ऑफ पुअर ट्रेनिंग इन टेक्निक ऑफ एवरी स्टेप। Because in hair transplant surgery it is not a simplicity, जैसे बाहर से बैठ के आप देखें FUE तो सिंपल टेक्निक है। That's why I'm coming to the topic। हम उस वक्त कह रहे थे कि FUT is not, जैसे मैं शुरू दिन से ही बोलने लग गया था, I'm too loud on everything, कि देखें ये सिंपल चीज नहीं है, इसको सिंपल ना लें, इसके ऊपर आपको फिर वो करना चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए, इसके ऊपर मेंटरशिप लेनी चाहिए, इसके ऊपर आपको ज्यादा स्ट्रगल करनी चाहिए टू लर्न द टेक्निक फ्रॉम डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको उनको देखना है, फिर आप उसके अंदर एक्सपोजर आपका ज्यादा होगा, फिर आप अपने लिए टेक्निक्स बनाएंगे। जैसे इन अर्ली डेज, बहुत साल पहले आपको याद होगा, मैंने सेपरेशन ऑफ द स्ट्रिप शुरू कर दी थी। बिकॉज ऑफ दिस वन I was very much concerned about this thing that हम जो है ना उस वक्त कैलकुलेट करते थे, एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विपमेंट मौजूद नहीं था, एक दायरा वो स्क्वायर बना लेते थे, उसके अंदर जो बाल होते थे उनको एक एक करके काउंट करते थे, फिर एस्टिमेशन लगाते थे इस एरिया में इतने बाल हैं, इतनी चौड़ी और इतनी लंबी स्ट्रिप ली गई है, उसमें से 1400 ग्राफ्ट क्यों निकले हैं।
दिस वाज माय क्वेश्चन फ्रॉम डे वन। बिकॉज हम कट कर देते थे बाल और वो वेस्ट हो जाता था डोनर एरिया, जो कि बहुत ज्यादा मुझे पिंच करता है बिकॉज हम करोड़ों डॉलर का भी नहीं आएगा अपना डोनर यूज होता है, उसको वेस्ट ना करें। दैट्स वाई मैंने कहना शुरू कर दिया बहुत साल पहले से कि बेस्ट यूज ऑफ डोनर हार्वेस्टिंग डोनर एरिया एंड बेस्ट डोनर हार्वेस्टिंग कैसे हो सकती है। बिकॉज हम ये चाहते हैं, मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूं, आप डोनर एरिया को कैलकुलेट किया करें अपने तौर पे, सेंटर वाला डोनर एरिया कैलकुलेट कर ले जितना भी है। जैसे एक 40 साल का बंदा ये गेस कर ले कि जो मेरा डोनर एरिया अगले 10 साल में 15% और कम होगा, चलो 15% निकाल देना। उसमें क्या करें, इतना चौड़ा है, इतना लंबा है, और उसके अंदर जो बाल है, ग्राफ्ट है, फॉलिकुलर यूनिट है, वो 80, 90 या 100 होते हैं एक मुरब्बा सेंटीमीटर में। एक मुरब्बा सेंटीमीटर एरिया कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। लंबाई मल्टीप्लाइड बाय चौड़ाई, साथ में कर रहा हूँ, विड्थ इनटू लेंथ इनटू नंबर ऑफ ग्राफ्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ लंबाई ज़रब करने चौड़ाई से, उसको मल्टीप्लाई करने ज़रब करने नंबर ऑफ ग्राफ्ट या नंबर ऑफ फॉलिकुलर यूनिट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, आपके पास रिजल्ट निकला है। मेरे तो इतने 1000 ग्राफ्ट हैं, और उसमें से अगर एक बंदा कह रहा है मैं 3500 निकाल लिया और आपका पीछे से स्किन नजर आने लग गई है, समझ जाओ उसने 3500 नहीं निकाले, उसने 3500 निकाले और 7000 डैमेज कर दिए, तब स्किन नजर आने लगी है। 3500 निकालने से स्किन कैसे नजर आ जाएगी? सो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। पीपल दे अंडरस्टैंड, वो समझते हैं, जो नए डॉक्टर्स हो गए या 98% नॉन डॉक्टर्स हैं, वो ये काम करते हैं। वो समझते ये तो बड़ा आसान है, हम बड़ा आसान है, पंच किया और उसको निकाल लिया। ये ब्लाइंड सर्जरी, आपको पता ही नहीं, उसकी जड़ नजर नहीं आ रही है। आपके पास जब सुपर टेक्निक नहीं होगी टू एक्सरसाइज द ग्राफ्ट आउट ऑफ दैट एरिया या सेफ हार्वेस्टिंग, आप कैसे उसको सेफ हार्वेस्टिंग करेंगे? आप बाल डैमेज करते जा रहे हैं, जो निकाल रहे हैं वो भी डैमेज करते जा रहे हैं, जो रह गए उनको भी डैमेज करते जा रहे हैं। अब मेरा कहने का मकसद है कि आप जब कैलकुलेशन कर लेंगे, आप कहेंगे देखें 10 सेंटीमीटर वाइड है, मिसाल दे रहा हूँ, उससे ज्यादा होता है, एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 10 into 20 इज इक्वल टू 200। उसमें हम कहते हैं आसान बनाने के लिए हम कहते हैं 90 फॉलिकुलर यूनिट एक मुरब्बा सेंटीमीटर, 18,000 ग्राफ्ट है, उसमें से 3500 को लेगा, कितनी थिनिंग होगी मुझे बताएं? अगर वो डैमेज नहीं करेगा, अगर वो डैमेज करता है, जैसे मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, 18,000 में से 3500 ये मेरे बाल है, इसमें हर बाल के साथ वाला बाल निकाल लें, यानी 50% थिनिंग कर दें, तो भी लेंथ करेंगे कवर हो जाएगा। यहां से आप 18,000 में से 3500 निकाल रहे हैं और आपको तो दूर से बैठे हुए नजर आ रहा है कि पीछे थिनिंग कर दी है। व्हाट डज इट मीन? मुझे बताएं, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है उसने 3500 नहीं निकाले, उसने 7000 और डैमेज भी कर, 10,000 का नुकसान कर दिया आपका। तो यू नीड टू लर्न अबाउट दिस। आपको ये पेशेंट को कह रहा हूँ, डॉक्टर को भी कह रहा हूँ कि यू डोंट थिंक कि ये बड़ा सिंपल सा काम है, इट हैज अ वेरी शॉर्ट लर्निंग कर्व। नहीं है शॉर्ट लर्निंग कर्व, इसके अंदर तो आपको ब्लाइंड सर्जरी है, ज्यादा लर्निंग कर्व है। यू नीड टू लर्न अबाउट द एग्जिट एंगल, यू नीड टू लर्न अबाउट द ट्यूमेसेंस इन्फिल्ट्रेशन, यू नीड टू लर्न अबाउट द स्पीड ऑफ द मशीन, यू लर्न अबाउट द ऑसिलेशन, रोटेशन, सारी चीजों को आपको लर्न करना है। आप उसको बर्निंग से बचाएंगे, अदरवाइज वो हाइपोक्सिया कर देगी। अगर आपने उसकी चीजें, आई डोंट वांट टू डिस्कस द टेक्निकलिटीज हियर, बट आई वांटेड टू से यू ओनली वन थिंग, दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एट अ हायर लेवल। इसके लिए आपको मेंटरशिप की जरूरत है, इसके लिए आपको अच्छे मेंटर्स की जरूरत है, अच्छे ट्रेनर की जरूरत है, who will let you know what should be the speed of the, what should be the care in exercising the graph,
what should be the technique in picking up the graft, what should be the technique in storage of the graft, what should be the technique in handling of the graft, because in FUE procedure grafts are usually fragile. हर बंदे का बाल इतना मोटा नहीं होता, आप उसमें से आप उसकी हैंडलिंग कैसे कर रहे हैं, आप उसकी स्टोरेज किस लेवल पे, उसको किस ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर रख रहे हैं, आप उसको वापस कैसे डाल। बट दिस इज नॉट अ जोक, आप हर चीज को मजाक न समझें। आप किसी भी बैकग्राउंड स्पेशलिटी से आ रहे हैं, व्हेन यू आर कमिंग इनटू द हेयर, आप बालों के उसमें आ रहे हैं, तो यू नीड टू लर्न अबाउट द हेयर। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर which you need to learn the complexity of the procedure, आपको उसमें से गुजरना पड़ेगा। तो this is very very important to learn about the FUE technique, and very wrong things are speculations seen in the FUE procedure। क्या कौन सी हैं, जैसे जिसके ऊपर कहते हैं, पहले तो कहते हैं नॉन इन्वेसिव है, मिनिमली इन्वेसिव है, स्कारलेस है, पेनलेस है, एंड और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ये सर्जरी ही नहीं है ना। दिस इज इलॉजिकल, अनएथिकल एंड नॉन प्रोफेशनल टाइप ऑफ थिंग्स। यू कैन नॉट से दिस इज सर्जिकल प्रोसीजर, दिस हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली, और उसके अंदर आपको उतनी ही डेडिकेशन चाहिए। वंस यू आर हेयर सर्जन, उसको डिफाइन तो करेगा कि आपको उसका मेडिकल नॉलेज है, आप उसका सर्जिकल नॉलेज है, आपको उसकी साइकिल पता है कि आपको हाउ टू गो थ्रू दी प्रोसीजर। आप कहते हैं कि 100 में से 100 निकाल सकते हैं साइंटिफिकली, बट थिंग इज यू नीड टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ सक्सेस। देखिए उसको आपने सक्सेस रेट लेना कैसे, ये बड़ा जरूरी चीज है। And how would you see the best usage of the permanent primary donor area? बॉडी एयर के ऊपर बाद में बात करेंगे कि उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन है, एंड हम प्राइमरी डोनर एरिया को यूज करना चाहते हैं, किस एज पे हम FUE करना चाहते हैं, किस एज पे हम FUE करना चाहते हैं, उनको मिलाना कैसे चाहते हैं। तो जैसे मैं शुरू में कह रहा था कि देखिए कैसे जरूरत पेश आई इसकी कि हमें FUE लेना चाहिए, इसलिए पेश आई कि हम थोड़े नंबर ऑफ ग्राफ्ट एक्सरसाइज कर रहे थे, हम कहते थे चलो एक स्टेप में ले लिया, इलास्टिसिटी कंप्रोमाइज हो गई है, अब हम अगले ग्राफ्ट किस में ले, FUE यूज करके ले लें। बट इफ यू आर मेकिंग FUE एज ए सोल प्रोसीजर, this is a big mistake. You need to know two ways of harvesting to have a best use of the donor area. आपको दोनों तरीके आने चाहिए, किसी एज, किसी कंडीशन, किसी चीज में आपको किसी डोनर एरिया में, किसी रिसिपिएंट एरिया की बॉल्डनेस को एड्रेस करने के लिए यू नीड टू नो बोथ प्रोसीजर्स, FUE एंड FUE। अब ये चीजें आप, जैसे मैं अगली बात करने लगा था कि हेयर रेस्टोरेशन सर्जन को डिफाइन करके उस फ्रेमवर्क में अपने आप को लाना पड़ेगा कि मैं अब हेयर रेस्टोरेशन सर्जन हूं, फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, और उसको क्या करना है, हेयर रेस्टोरेशन सर्जन को उसके साथ, अपने पेशेंट के साथ टाइम स्पेंड करना है। what is defined for you is you need to do that job with dedication, with passion and for the safety of the patient. This is very much needed. डॉक्टर को अपना काम शौक से करना पड़ेगा to take care of the patient safety और ग्राफ्ट सेफ्टी। आप एक एक बाल की इज्जत करनी पड़ेगी। दिस इज व्हाट आई मीन टू से अबाउट हेयर रेस्टोरेशन सर्जन। उसको ये सारी चीजें आनी चाहिए, उसके साथ उसका मेडिकल केयर आना चाहिए, उसके साथ उसकी फॉलो अप केयर नजर आना चाहिए, फिर जाके आप रिजल्ट बनाते हैं। अदरवाइज तो आप उसकी नेचुरल लुक्स ही नहीं क्रिएट कर सकते। जैसे somebody is saying के सारी, जैसे मैं नोटिस कर रहा हूँ तो मैं इतना सोशल मीडिया पे नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ माय बिजी स्केड्यूल्स नेशनली एंड इंटरनेशनली, तो उसमें ये, लेकिन मुझे इतना जरूर पता चल जाता है कि कोई बंदा कह रहा है कि V शेप हेयर लाइन होनी चाहिए। मतलब ये चीजें अनअंडरस्टैंडेबल टू मी और एनी अदर प्रोफेशनल लाइक योरसेल्फ। आप ये समझा करें कि हर आने वाले पेशेंट का फेस स्ट्रक्चर
उसकी अपीयरेंस इज अ डिफरेंट, एवरी पर्सन कमिंग टू योर ऑफिस इज अ डिफरेंट पर्सन, उसकी सारी चीजें डिफरेंट है, उसकी हेयर लाइन एक हर बंदे के ऊपर फिट इन नहीं हो सकती। आप हर बंदे को के लिए एक सेपरेट हेयर लाइन क्रिएट करने पड़ेगी टू गिव हिम अ नेचुरल लुक। दिस इज अगेन मोर इम्पोर्टेंट। फिर आपको बहुत सारे आपको जो एक्सपीरियंस सर्जन हैं उनको पता है कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द ग्राफ्ट इन द स्कैल्प, इन द मिडल एरिया कितने होने चाहिए, इन द लाइंस कितने होने चाहिए, लाइक पैराइटो टेम्पोरल हम पे कितने होने चाहिए, पैराइटो फ्रंटल एरिया के जंक्शन पे कितने होने चाहिए, और मिडिल स्कैल्प और पैराइटल स्कैल्प के जंक्शन पे कितने होने चाहिए, ऑक्सीपिटल एंड मिड स्कैल्प के दरमियान कितने होने चाहिए, सेम इज ऑन द अदर साइड। और आपको मिड स्कैल्प के अंदर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर, कितने ग्राफ्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आपको इजाजत है लगाने की, इन फ्रंटल एरिया कितने लगाने की इजाजत है, और उन्हीं को आपने उसी को मैनेज करके आपने नेचुरल कॉस्मेटिक डेंसिटी के साथ नेचुरल लुक बनानी है, जो कि उस बंदे को लगे कि ये एक रीजनेबल डेंसिटी के साथ नेचुरल लुक है। एंड दिस इज नॉट अ वन सेशनल सर्जरी। कभी भी ना सोचा करें मैं एक से ऐसे कर दूंगा, नहीं हो सकता, बिकॉज यू नीड टू क्रिएट अ गैप between two follicles to give breathing to both of them, and अगले सेशन में आप वो गैप फिल इन कर सकते हैं। एंड दिस इज वेरी मच नीडेड टू टेक केयर ऑफ वेस्कुलरिटी अंडरनीथ द हिप follicle। उसके ऊपर हम बहुत बाद में बात करेंगे। आई वाज टॉकिंग अबाउट FUE टेक्निक एंड अदर थिंग जो मैं थोड़ी सी और भी इस पे एलैबोरेट कर दूं। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ये ब्लैक मार्केट से ही हम सुनते हैं। ब्लैक मार्केट में कहते हैं, जो बार बार मैं ब्लैक मार्केट का वर्ड यूज़ करता हूँ तो नॉन डॉक्टर्स के लिए करता हूँ, और उनको वो क्या वर्ड यूज़ करते हैं हर दूसरे दिन, कभी सफायर FUE, कभी पर्सोना FUE, कभी CTS FUE, शार्प पॉइंट FUE, कभी वो चाइनीज़ FUE, रशियन, कल मैं नॉर्वेजियन सुन रहा था, कुछ स्कैंडिनेवियन FUE, अब उन्होंने यूरोपियन FUE एंड अमेरिकन FUE। दिस इज ऑल ब्लंडर्स, ओनली टू टेक्निक्स, FUT एंड FUE। FUT को लीनियर स्ट्रिप सर्जरी कहेंगे और FUE को फॉलिकुलर जेनेरेक्सियन कहते हैं। और बहुत सारे चिल्ड FUE, आइस FUE, व्हाटएवर इज रोमिंग अराउंड, ये आप ये सारी चीजें सुनेंगे। ये सारे ब्लंडर्स हैं, सारी चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए। DHI FUE, ये these are all blunders। FUE and FUE, उसकी प्लेसिंग टेक्निक डिफरेंट है जिसके ऊपर उन्होंने नाम रख लिए हैं, हार्वेस्टिंग टेक्निक डिफरेंट है उसके ऊपर नाम रख लिए हैं, कोई इम्प्लांटर के ऊपर नाम रख लेते हैं, कोई पंचेस के ऊपर नाम रख लेते हैं, कोई प्लेसिंग टूल्स के ऊपर नाम रख लेते हैं, कोई स्टोरेज सोल्यूशन के ऊपर नाम रख लेते हैं। तो ये रिसिपिएंट ब्लेड आप सफायर से अगर आप वो कर रहे हैं, स्लिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सफायर है ये। दिस इज ऑल ब्लंडर्स। ये सारी चीज़ें वो हैं जिनके मिसकंसेप्शंस हैं जो क्रिएट की जाती हैं बाय द ब्लैक मार्केट, एंड दीज आर मोर कॉमन एवरीवेयर हैं, हर जगह पे हैं, बट मोर कॉमन है इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इरानियन पीपल्स। सो यहाँ पे आप ज़्यादा सुनते हैं। टर्किश में वो कहते हैं हमारी टर्किश टेक्निक, this is again a blunder commodity, that is a business, that is not the professional thing is not there. Very few doctors you see they are doing excellent job who they are American board certified in Turkish, and they are doing very good job. And my opinion on that is whatever you are doing, you should be having excellent knowledge, excellent experience in that। जो जैसे मैं बता रहा था इनिशियल डेज में हम 1400 ग्राफ FUT में लेते थे, आज 4000 से भी ऊपर बड़े आराम से निकाल लेते हैं। वो क्या किया, हमने टेक्निक इम्प्रूव की, डैमेज जीरो किया, नियर टू जीरो किया, और उसकी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी की है। बहुत टूल्स आ गए हैं, सेपरेशन ऑफ द स्ट्रिप, वी डोंट कट इट डाउन नाउ, और बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के नॉलेज आ गया। और ज़्यादा अच्छी बात है
कि आज के डॉक्टर्स लाइक अस वो नॉलेज शेयरिंग बहुत कर रहे हैं, विच इज appreciable, and I appreciate always to be appreciate to the leaders in Pakistan, leaders in around the world, around the globe, जो इसको जो नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं फॉर पेशेंट सेफ्टी, इससे पेशेंट सेफ्टी आती है, एंड आई वुड से थैंक यू टू ऑल ऑफ देम who they are sharing knowledge with each other and with the patient as well. Thank you so very much.